हमने स्टार्ट किया हुआ था हेयरिंग लॉस का चैप्टर, और उसमें हमने कंडक्टिव और सेंसोरी न्यूरल हेयरिंग लॉस के बारे में पढ़ा था। अब जो हमारे पास नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर का वो है सडन हेयरिंग लॉस। सडन हेयरिंग लॉस के नाम से आपको पता चल रहा है कि ऐसा पेशेंट आपके पास आएगा कि वो आपको बताएगा कि इतनी मतलब जल्दी से जो है ना मेरा हेयरिंग लॉस हो गया, पता नहीं क्या हो गया। ठीक है, सो उसकी डेफिनेशन क्या होती है कि अगर हमारे पास 30 डेसिबल्स या उससे ज़्यादा अगर हेयरिंग लॉस हो और 3 दिन के अंदर अंदर हो, ठीक है, ये 2 चीज़ें देखनी होती हैं हमने। 3 दिन के अंदर अंदर हो और 30 डेसिबल से ज़्यादा अगर हेयरिंग लॉस हो ना, उसको हम जो है वो सडन हेयरिंग लॉस कहते हैं। और तीसरी चीज़ हमने देखनी होती है कि एक कान का होता है, यूनिलेटरल होता है। ठीक है, तो ये 3 चीज़ें आपको बता देती हैं कि पेशेंट जो है वो सडन हेयरिंग लॉस के साथ आया है। 3 दिन के अंदर अंदर होगी, 30 डेसिबल से ज़्यादा होगी, और तीसरा ये कि एक कान में होगी, तो इसको हम कहेंगे सडन हेयरिंग लॉस। फिर आपके पास एक यूक्यू आता है, वो पूछते हैं कि सडन हेयरिंग लॉस के कॉजेज़ क्या होते हैं। तो कॉजेज़ इसके वही होते हैं जो नॉर्मल हमारे पास हो सकते हैं कि कोई वो ड्रग्स ले रहा था एकदम से उसको हो गया, जैसे हमने पीछे कुछ ड्रग्स देखी हैं अभी। ठीक है, कुछ हमने ड्रग्स देखी हैं ना अभी, ऑटोटॉक्सिक ड्रग्स, उसकी वजह से हो सकता है। उसके अलावा हमारे पास जो इन्फेक्शंस हो सकते हैं, ट्रोमा हो सकता है, वेस्कुलर प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, न्यूप्लाज़म्स हो सकती हैं, ये सारे आपके पास जो है कॉजेज़ हैं और ये आपको आते होंगे। मतलब 4 तो आप कॉजेज़ खुद भी लिख सकते हो ना, ट्रॉमा, इन्फेक्शंस, टॉक्सिक, न्यूप्लास्टिक, वेस्कुलर। तो ये आपने जो है इसके 4-5 कॉजेज़ जो हैं वो देख लेने होते हैं। उसके बाद जो इंपॉर्टेंट आपके पास टॉपिक आता है वो आता है प्रेस्बिक्यूसिस। प्रेस्बिक्यूसिस क्या होता है कि जैसे आपके नानी दादी होते हैं, आपको पता है ना कि उनके मतलब एज रिलेटेड हमारे पास क्या होता है, हियरिंग लॉस हो जाता है। उनके अंदर जो है ना फिजियोलॉजिकल फिनोमेना होता है, फिजियोलॉजिकल, पैथोलॉजिकल नहीं होता। मीन्स उनको कोई जो है ना हिस्ट्री नहीं होती ऑफ द ट्रॉमा, ऑफ द इन्फेक्शन, ऑफ द एनीथिंग। मतलब जो पैथोलॉजिकल कोई हिस्ट्री नहीं होती उनकी, फिजियोलॉजिकल फिनोमेना होता है। आपको पता है कि एज के साथ साथ जो है वैसे ही हमारी आधी चीज़ें मतलब आधी चीज़ें जो है वो बॉडी की ख़राब होना शुरू हो जाती हैं। तो इस तरह उनकी वजह से क्या होता है कि बूढ़े लोगों की फिजियोलॉजिकल हमारे पास हियरिंग लॉस स्टार्ट हो जाती है, इसको हम प्रेस्बाइक्यूसिस कहते हैं। ठीक है, अब ये जो हेयरिंग लॉस होता है ये सेंसोरी न्यूरल होता है। मीन्स दैट के इसमें आपका एक्सटर्नल ईयर इन्वॉल्व नहीं होगा, इसमें आपका जो है वो मिडल ईयर इन्वॉल्व नहीं होगा। जो बूढ़े लोग होते हैं उनमें सेंसोरी न्यूरल हेयरिंग लॉस होता है। मीन्स दैट उनको कॉक्लिया के अंदर प्रॉब्लम होती है, या उनके नर्व के अंदर प्रॉब्लम हो जाती है, या उनके ब्रेन के अंदर कोई प्रॉब्लम हो जाती है, जिसकी वजह से उनको ये हेयरिंग लॉस होता है। तो ये सेंसोरी न्यूरल होता है, फिजियोलॉजिकल फिनोमेना होता है, और 65 से ज़्यादा एज में होता है। और ये ज़्यादा हो जाता है, मतलब ये कि अगर मैं उस बूढ़े बाबे को या उस बूढ़े बाबी को, ठीक है, मतलब वो जो है हमारे पास दादी है हमारी जो होती हैं, ठीक है, उनको क्या है कि पहले से अगर हिस्ट्री है, मतलब कि उनकी जो है जिन जीन्स में रन कर रही है ये हेयरिंग लॉस होना, ठीक है, फैमिली हिस्ट्री है उनकी, या उनको क्रोनिक नॉइज़ एक्सपोजर है, मतलब कि वो जो बूढ़ा बाबा था वो पहले कोई ऐसे ऑक्यूपेशन में काम कर रहा था जहाँ पे क्या है क्रोनिक नॉइज़ एक्सपोजर हो रहा था, तो उसकी वजह से। और तीसरा ये कि उनको कोई वैस्कुलर डिजीज़ भी हो, साथ में उनको डायबिटीज़ हो, आर्टीरियोस्क्लेरोसिस हो। तो फिर ये 3 चीज़ें होती है जिनकी वजह से ना उनकी हियरिंग लॉस जो होती है ना उनमें ज़्यादा होने के चांसेस होते हैं। ये ज़रूरी नहीं है कि हर बंदे को ही जो बूढ़ा होगा उनको हियरिंग लॉस स्टार्ट हो जाएगी और बहुत ज़्यादा हो जाएगी, ठीक है, ज़रूरी नहीं है। लेकिन अगर अगर उनकी जो है उनको साथ में जेनेटिक हिस्ट्री भी है, उनको जो है वो मतलब नॉइज़ एक्सपोजर काफ़ी अरसे से उनको हो रहा था, या उनको साथ में डायबिटीज़, आर्टरियोस्क्लेरोसिस, कोई वैस्कुलर डिजीज़ है, तो ऐसे ऐसे लोग बूढ़े लोग होते हैं ना 65 से ज़्यादा एज में, उनको ज़्यादा चांसेस होते हैं कि उनको ये प्रेस्बाइक्यूसिस हेयरिंग लॉस जो है सेंसोरी न्यूरल हेयरिंग लॉस स्टार्ट हो जाए। ठीक है, उसके बाद इसकी टाइप्स होती हैं हमारे पास, सेंसरी टाइप होती है, न्यूरल टाइप होती है, मेटाबॉलिक होती है, और हमारे पास कॉक्लियर कंडक्टिव होती है। ठीक है, अब इनके अंदर आपने जस्ट ये चीज़ याद रखनी है कि इनमें कौन कौन से रीजन इन्वॉल्व होते हैं। सेंसरी में हमारे पास ऑर्गन और कॉर्टाई इन्वॉल्व होते हैं। मैं अभी इसकी डायग्राम आपको दिखाती हूँ। न्यूरल में हमारे पास स्पाइरल गैंग्लियन इन्वॉल्व होता है, ठीक है, और जो हमारे पास मेटाबॉलिक होता है ना, इसमें हमारे पास जो है हमारा स्ट्राया वेस्कुलरिस इन्वॉल्व होता है, ठीक है, और जो कॉक्लियर कंडक्टिव होता है इसमें हमारी बेसिलर मेम्ब्रेन इन्वॉल्व होती है। सो ये आपके पास जो है आपको पता है कॉक्लिया होती है हमारी, और इसमें हमारे पास स्केला वेस्टिबुलाई होता है ये वाला, उसके बाद स्केला मीडिया होता है दरमियान में, और फिर हमारे पास स्केला टिम्पनाई होता है। और जो हमारे पास मेम्ब्रेन होती है बिटवीन द स्केला मीडिया और हमारे वेस्टिबुलाई, वो उसको हम वीजनस मेम्ब्रेन कहते हैं। और जो मेम्ब्रेन होती है हमारे स्केला टिम्पनाई और स्केला मीडिया के दरमियान में, उसको हम बेसिलर मेम्ब्रेन कहते हैं। ठीक है, आपको पता है जो बेसिलर मेम्ब्रेन होती है इसके ऊपर हमारे जो है वो ऑर्गन ऑफ कॉर्टाई पड़ा होता है। ठीक है, ये ऑर्गन ऑफ कॉर्टाई होता है, इसमें हमारे हेयर सेल्स होते हैं। ठीक है, और जब हमारे पास नॉइज़ आती है तो हेयर सेल्स जो है ये मूव करते हैं, इनमें कुछ आयनिक चेंजेस आती हैं जिसकी वजह से ये नर्व एक्टिवेट हो जाती है, और ये नर्व जो होती है ये हमारे सिग्नल को ब्रेन की तरफ ले जाती है।
ठीक है। सो ये आपके पास सारा कंडक्शन पाथवे होता है। हमने ये देखना है कि जो हमारे बूढ़े लोग होते हैं उनमें एक्चुअली सेंसोरी न्यूरल हेयरिंग लॉस हो रहा है, और उनमें हमारे पास सेंसरी जो प्रॉब्लम आती है वो हमारे ऑर्गन ऑफ कॉर्टाई में आती है। मतलब कि इसमें अगर प्रॉब्लम आएगी तो उसको हम सेंसरी उसका पाथवे कहेंगे, सेंसरी कॉज होगा। ठीक है, कि जिस हेयर सेल्स ने जिन्होंने हमारे पास सेंस करना था उनमें प्रॉब्लम आ गई है। ठीक है, अगर दूसरा हमारे पास मेटाबॉलिक कॉज है तो मेटाबॉलिक हमारे पास रिलेटेड होता है। आपको पता है ये वाला जो रीजन होता है ना, ये स्ट्राया वेस्कुलरिस। ठीक है, ये जो वेजल्स होती हैं इन्होंने हमारे ऑर्गन ऑफ कॉर्टाई मतलब ये सोरे कॉकलिया को जो है ना न्यूट्रिशन प्रोवाइड करनी होती है, इसमें वेजल्स होती हैं। अगर ये इन्वॉल्व हो जाए तो इसको मेटाबॉलिक कॉज ऑफ प्रेसबाइक्यूसिस कहते हैं। ठीक है, फिर हमारे पास जो है वो आ सकती है कॉकलियर कंडक्टिव पाथवे में आ सकता है प्रॉब्लम। कॉकलियर कंडक्टिव पाथवे में हमारी बेसिलर मेम्ब्रेन इन्वॉल्व होती है। ठीक है, मतलब बेसिलर मेम्ब्रेन खराब होगी तो उसकी वजह से कॉकलियर कंडक्टिव पाथवे आएगा। और हमारे पास लास्टली कौन सी थी, लास्टली जो है हमारे पास हो जाती है, इसको हम कहते हैं क्या नाम होता है इसका, इसको हम कहते हैं ये जो होती है क्या नाम है न्यूरल। ठीक है, न्यूरल प्रॉब्लम। न्यूरल प्रॉब्लम में हमारे पास जो है न्यूरल कॉज ये स्पायरल गैंग्लियन इन्वॉल्व होता है। तो ये चार चीज़ें हैं हमारे पास, ट्राया वेस्कुलरिस, स्पायरल गैंग्लियन, बेसिलर मेम्ब्रेन और ऑर्गन ऑफ कॉर्टाई। ठीक है, ऑर्गन ऑफ कॉर्टाई। अगर तो ऑर्गन ऑफ कॉर्टाई में ये आपने याद रखना है, ये एमसीक्यूज़ के लिए भी इंपॉर्टेंट है और एज अ होल भी आपको पता होना चाहिए। अगर सेंसरी लॉस हो रहा है, सेंसरी कॉज है, तो हमारे पास ये एक ऑर्गन ऑफ कॉर्टाई इन्वॉल्व हो रहा है। ठीक है, अगर हमारे पास जो है मेटाबॉलिक कॉज है तो स्ट्राया वेस्कुलरिस में प्रॉब्लम आ रही है। ठीक है, और अगर हमारे पास जो है वो हो रही है क्या हमारे पास कॉकलियर कंडक्टिव प्रॉब्लम है तो बेसिलर मेम्ब्रेन इन्वॉल्व हो रही है। और अगर हमारे पास जो है लास्टली वी हैव द न्यूरल प्रॉब्लम, तो इसमें हमारा स्पायरल गैंग्लियन इन्वॉल्व होता है जिसने आगे से वेस्टिबुलर कॉकलियर नर्व बनानी होती है। तो ये चार कॉजेज़ हैं जिसकी वजह से हमारे जो मतलब अगर आप किसी को देखें ना, बूढ़ा बंदा है और उसके अंदर उनके अंदर सेंसोरी न्यूरल हेयरिंग लॉस हो रहा है, उसको सुनाई नहीं दे रहा, तो ये कॉजेज़ हैं। ये आपको कॉजेज़ आने चाहिए कि उसके अंदर सेंसरी कॉज हो सकती है, मेटाबॉलिक कॉज हो सकती है, न्यूरल कॉज हो सकती है, कॉकलियर कंडक्टिव पाथवे हो सकता है खराब। तो उसमें कौन कौन से इन्वॉल्व हो रहे हैं पार्ट। ठीक है, हमारे पास जो पाथवे है सेंसोरी न्यूरल पाथवे, तो वो आपको आना चाहिए। इनमें सिम्टम्स क्या आएंगे, सिम्टम्स आपके ये लिखे हुए हैं। ठीक है, ये वाले कि जो पेशेंट्स होते हैं इनको ना इनको सुनाई नहीं देता। ठीक है, आपको पता है इनको सुनाई नहीं देता, और इसके अलावा सुनाई ना देने के अलावा जो है इनको दूसरा जो प्रॉब्लम आती है वो रिक्रूटमेंट फिनोमिना होता है। ठीक है, रिक्रूटमेंट फिनोमिना क्या होता है कि जो है ना, मतलब देखें फॉर एग्ज़ाम्पल वो एक बूढ़ा बाबा है। ठीक है, उसको आप नॉर्मल वॉइस में बात कर रहे हो तो वो कहता है जी मुझे नहीं आवाज़ आ रही, ऊंची बोलो। ठीक है, तो आप कहते हो ठीक है जी मैं ऊंची बोल लेता हूँ। जब आप ऊंची बोलते हो ना तो वो कहता है इतना ऊंची बोल रहे हो, तो हालांकि आप इतनी ऊंची बोल नहीं रहे होते। तो वो जो है ना एक्चुअली उनके अंदर रिक्रूटमेंट फिनोमिना हो रहा होता है। इसके बारे में हम डिटेल देखेंगे, लेकिन अभी आपको सिर्फ ये पता होना चाहिए रिक्रूटमेंट फिनोमिना क्या होता है कि थोड़ी सी अगर हमारे पास लाउडनेस हो ना वॉइस की, फॉर एग्जांपल जो है 5 डेसिबल्स पे आप बोल रहे हो। ठीक है, उस बूढ़े बाबे के साथ, तो वो कहता है मुझे तो नहीं आवाज़ आ रही, ऊंची बोलो। तो जब आप फॉर एग्जांपल 10 डेसिबल्स तक बोलते हो ना तो वो कहता है बहुत ज़्यादा ऊंची आवाज़ जो है आ रही है मुझे, हालांकि वो इतनी ऊंची आवाज़ नहीं होती। तो थोड़े डेसिबल्स में उसको आवाज़ ना आना और ज़्यादा डेसिबल्स पे, ज़्यादा लाउडनेस में उनको ज़्यादा हद से ज़्यादा आवाज़ आना, इस चीज़ को हम कहते हैं रिक्रूटमेंट फिनोमिना। ठीक है, तो क्या होता है व्हेन द साउंड सडनली बिकम इनटॉलरेबल व्हेन द वॉइस इज़ रेज्ड। ठीक है, तो इसलिए हम इनको कहते हैं रिक्रूटमेंट फिनोमिना। तो एक हमारे पास हो गया कि उनको डिफ़िकल्टी इन हेयरिंग होगी, मतलब उनकी जो है स्पीच डिस्क्रिमिनेशन प्रॉब्लम होगी। ऑब्वियसली हमने सेंसरी न्यूरल हेयरिंग लॉस में देखा था कि उनको जो है स्पीच डिस्क्रिमिनेशन इन लोगों की नहीं होती सही। ठीक है, पुअर होती है, और रिक्रूटमेंट फिनोमिना होगा इनके अंदर। ठीक है, और इसके साथ साथ हमें ये पता होना चाहिए कि टिनाइटस भी हो सकता है, पेशेंट को रिंगिंग सेंसेशंस आती हैं। ठीक है, टिनाइटस हो सकता है, रिंगिंग सेंसेशंस आती हैं। तो ये तीनों ही हमारे पास सिम्टम्स होते हैं जो कि हम फेस करते हैं ये लोग ऑफ द प्रेसबाइक्यूसिस। ठीक है, उसके बाद जी हम इसकी जो है वो करेंगे हम उसकी मैनेजमेंट। ठीक है, मैनेजमेंट ऐसे लोगों की क्या करेंगे हम, मैनेजमेंट इस तरह से करेंगे कि जो बूढ़े लोग आपके पास आते हैं अब उनका ट्रीटमेंट नहीं हो सकता।
ठीक है। क्योंकि ये फिजियोलॉजिकल फिनोमिना है, इसमें कोई पैथोलॉजी नहीं है जिसको हमने ट्रीट करना है। तो हम उनको काउंसिल कर सकते हैं कि जी आपको इसके साथ रहना पड़ेगा, ठीक है। आप जो है वो आपको ठीक नहीं हम पूरी तरह से कर सकते, इसका कोई क्योर नहीं है। आप उनको काउंसिल करोगे, ठीक है, उनको समझाओगे कि इसका कोई क्योर नहीं है, कोई ट्रीटमेंट नहीं है। और जी आप हेयरिंग एड्स यूज़ कर सकते हो, ठीक है। आपको पता है ना हेयरिंग एड्स होते हैं, वो कान में लगा लेते हैं, उससे ये होता है कि उनको आवाज़ आ जाती है, जो नॉर्मली उनको नहीं आ रही होती उनको आ जाती है। हेयरिंग एड्स दे सकते हो। इसके साथ साथ आप उनको जो है वो कहोगे कि आपने मतलब स्पीच रीडिंग, ठीक है, विजुअल कोई क्यूज़ वगैरह उनको सिखा दो कि इस इशारे से ये वो जो इशारे होते हैं ना जिनसे वो समझते हैं, वो आपको सिखा दोगे। तो ये आपकी जो है ना मैनेजमेंट होती है, जिसमें सबसे पहले तो आपने उनको काउंसिल करना होता है, ठीक है। और दूसरे नंबर पे आपने उनको हेयरिंग एड्स देने होते हैं, तीसरा उनको लेसन्स देने होते हैं स्पीच रीडिंग में, विजुअल क्यूज़ सिखाने होते हैं उनको। और इसके अलावा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ होती है वो ये कि उनकी स्मोकिंग अगर वो लोग करते हैं ना, तो उनको अवॉइड करवाना है। कि स्मोकिंग, आपको पता है ये स्मोकिंग बहुत हार्मफुल होती है, ये आपकी हियरिंग लॉस करवा सकती है। अगर वो बूढ़ा बाबा स्मोकिंग कर रहा है और उसको सुनाई दे रहा है, तो आपने कहना है आप स्मोकिंग अवॉइड करें, क्योंकि ये आपको फर्दर जो है हियरिंग लॉस की तरफ लेके जा सकती है। इसके अलावा जो टी एंड कॉफ़ी होते हैं ये आपके पास हेल्पफुल होते हैं, स्मोकिंग हेल्पफुल नहीं होती। टी एंड कॉफ़ी जो है वो हेल्पफुल होती है। टी एंड कॉफ़ी जो होती है ये हमारे टिनाइटिस को कम करती है। हमें सेंटेंस में देखें ना टिनाइटिस हो रहा होता है ऐसे लोगों को, तो ऐसे होता है। और हमने इन लोगों की जो है हिस्ट्री, फैमिली हिस्ट्री वगैरह हम चेक करते हैं, और ऑडियोमेट्री टिम्पैनोमेट्री करके हम जो है इनको चेक कर सकते हैं कि कितनी जो है वो ऑडियोमेट्री हम तब करेंगे ना, तो हम ये पता लगाने के लिए कि जी कितना इनको प्रॉब्लम हुआ है, ठीक है। टिम्पैनोमेट्री कर लेंगे और उससे हमें मतलब पता चल जाएगा, उसके अकॉर्डिंग हम हेयरिंग एड्स दे देंगे और इस तरह से। तो अभी हमने जो है वो सेंसोरी न्यूरल हेयरिंग लॉस के बारे में देखा है कि ये हमारे पास जो है प्रेस्बैक्यूसिस सेंसोरी न्यूरल हेयरिंग लॉस होता है, ये फिजियोलॉजिकल फिनोमेना होता है, ठीक है। 65 ईयर्स से ज़्यादा लोगों में होता है। अगर उनके अंदर पहले से फैमिली हिस्ट्री है, वैस्कुलर डिजीज़ है, या उनको जो है कोई भी ऐसी प्री चीज़ें हैं, मतलब जिनकी वजह से ये चीज़ ज़्यादा हो सकती है, नॉइज़ इन्वायरमेंट में वो रहते थे बहुत अरसे से, तो उनके अंदर ये प्रॉब्लम हो सकती है। उसके अलावा इसके सेंसरी, न्यूरल, ठीक है, मेटाबॉलिक, और हमारे पास जो कॉक्लियर कंडक्टिव पाथवे कहाँ कहाँ कौन सी इन्वॉल्वमेंट होती है, ये आपने डायग्राम से याद कर लेनी है। इसके अलावा आपने सिम्टम्स याद रखने हैं कि टिनाइटिस होता है, उनको सुनने में प्रॉब्लम होती है, रिक्रूटमेंट फिनोमिना होता है, और इसकी मैनेजमेंट याद रख लेनी है कि मैनेज हम ऐसे लोगों को कैसे करते हैं, काउंसिल करते हैं, उनको हेयरिंग एड्स दे देते हैं, उनको सिखाते हैं विजुअल क्यूज़, और इसके साथ साथ हम उनको कहते हैं स्मोकिंग नहीं करनी, और इसके साथ साथ हम उनको कहते हैं कि आपने जो है वो स्मोकिंग नहीं करनी, लेकिन टी और कॉफ़ी आप यूज़ करें ताकि उसका आपका जो टिनाइटिस है वो ठीक हो जाए, ठीक है। सो ये आपका था हमारे पास प्रेस्बैक्यूसिस और सडन हेयरिंग लॉस के बारे में। नेक्स्ट पार्ट से हम लास्ट इस टॉपिक का एक पार्ट करेंगे जो कि है आपके पास नॉइज़ इंड्यूस्ड हेयरिंग लॉस।